Hello everyone, this is Jyoti Khanna and today we will start chapter 2 collection of data. आज हम chapter 2 start करेंगे collection of data. Earlier I have posted this video about collection of data in YouTube also, but now I am going to post again from starting. Chapter 2 मैं फिर से start करवा रही हूँ collection of data. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कंसिडर द मीनिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा कि सबसे पहले हम इसका देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है कलेक्शन ऑफ डाटा का। तो मीनिंग क्या होता है कलेक्शन ऑफ डाटा? कलेक्शन ऑफ डाटा मीन्स टू गैदर डाटा फॉर सम मीनिंगफुल पर्पजेज। कलेक्शन ऑफ डाटा का क्या मीनिंग होता है? किसी मीनिंगफुल पर्पज के लिए डाटा को गैदर करना, इकट्ठा करना, इस टर्म को हम कलेक्शन ऑफ डाटा कॉल करते हैं। तो कलेक्शन ऑफ डाटा जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर जो है मेजर 2 टॉपिक्स के ऊपर फोकस करेगा। नंबर 1 इज सोर्सेज ऑफ डाटा एंड नंबर 2 इज मेथड्स ऑफ कलेक्शन। तो हम इस पूरे चैप्टर में एक तो सोर्सेज ऑफ डाटा कंसिडर करेंगे और फिर डाटा कलेक्ट करने के कौन कौन से मेथड्स होंगे वो हम करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ डाटा। सोर्सेज ऑफ डाटा मीन्स व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज फॉर डाटा कलेक्शन, कि डाटा कलेक्शन के वेरियस सोर्सेज क्या होंगे, कि डाटा स्टार्टिंग में कहाँ कहाँ से कलेक्ट किया जा सकता है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेज। नंबर 1 इज प्राइमरी सोर्स एंड सेकंड इज सेकेंडरी सोर्स। देन प्राइमरी सोर्स मीन्स व्हेन डाटा इज कलेक्टेड फर्स्ट टाइम फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन। जब डाटा को पहली बार कलेक्ट किया जाता है सोर्स ऑफ ओरिजिन से। सोर्स ऑफ ओरिजिन का मतलब जहाँ वो डाटा लाई करता है, पड़ा हुआ है, वहीं से इकट्ठा करना, वहीं से गैदर करना, उस टर्म को हम प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डाटा कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों की अटेंडेंस लेनी है, सपोज स्कूल में अटेंडेंस लेनी है, तो जब आप क्लास में प्रेजेंट होते थे, टीचर जब आपकी अटेंडेंस लेती है, इट मीन्स वो जो डाटा कलेक्शन है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा है। लेकिन सपोज डीओ ऑफिस में आपकी अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे में अगर वो खुद अटेंडेंस ना लेकर वहाँ के एम्प्लॉयज़ स्कूल के रजिस्टर के थ्रू आपकी अटेंडेंस ले रहे हैं, इट विल बी काउंटेड इन सेकेंडरी सोर्स। तब उसको हमें सेकेंडरी सोर्स में इंक्लूड किया जाता है। तो प्राइमरी सोर्स का मतलब होता है जहाँ पे डाटा होता है वहीं से ही डाटा को इकट्ठा करना। इट मीन्स ये जो सोर्स है ये प्राइमरी सोर्स है। सेकेंडरी सोर्स का मतलब व्हेन डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम सम एजेंसी और इंस्टीट्यूशन विच ऑलरेडी कलेक्टेड द डाटा। किसी एजेंसी से या इंस्टीट्यूशन से डाटा गैदर करना जिसने ऑलरेडी वो डाटा को इकट्ठा किया हुआ है, इट मीन्स वो जो टर्म होगी उसको हम सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा कॉल करेंगे। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा में डाटा फर्स्ट टाइम गैदर किया जाता है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट किया जाता है। सेकेंडरी सोर्सेज में डाटा ऑलरेडी गैदर्ड होता है, उसको जस्ट यूज़ किया जाता है, वहाँ से पुट इन यूज़ होता है। इट मीन्स वो जो सोर्स होता है उसको हम सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा कॉल करते हैं। तो 2 सोर्सेज हुए, प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। अब ये जो प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा है, जब डाटा प्राइमरी सोर्सेज के थ्रू कलेक्ट किया जाएगा तो ऐसे डाटा को प्राइमरी डाटा कॉल करते हैं। जब डाटा सेकेंडरी सोर्सेज के थ्रू कलेक्ट किया जाता है तो ऐसा डाटा सेकेंडरी डाटा कहलाता है। इट मीन्स व्हेन डाटा गैदर्ड थ्रू प्राइमरी सोर्सेज then that data is called primary data. When data is collected through secondary sources then that data is called secondary data. तो प्राइमरी सोर्स से जो डाटा गैदर किया वो प्राइमरी डाटा बन गया, सेकेंडरी सोर्सेज के थ्रू जब डाटा गैदर किया वो सेकेंडरी डाटा कहलाता है। तो इन दोनों डाटाज के बीच में मेजर डिफरेंसेस क्या होते हैं? डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। नंबर 1 इज ओरिजिनलिटी। जो प्राइमरी डाटा है वो ओरिजिनल होता है। वाई दिस इज ओरिजिनल? ये ओरिजिनल क्यों होता है? आपको भी मैंने इसका जैसे नेम से इसका मीनिंग क्लियर करवाया कि ये हमेशा पॉइंट ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट किया जाता है। जब डाटा फर्स्ट टाइम गैदर किया जा रहा है इट मीन्स वो ओरिजिनल है। जब डाटा ऑलरेडी, अगर आप गूगल पे सर्च कर रहे हैं, किसी ऑफिस को विजिट कर रहे हैं या किसी कलेक्शन एजेंसी या बुक्स में से डाटा ले रहे हैं, तो उसमें लैक ऑफ ओरिजिनलिटी होने के चांसेस रहते हैं। इट मीन्स जो सेकेंडरी डाटा होता है वो कंपैरेटिवली लेस ओरिजिनल होता है और जो प्राइमरी डाटा होता है वो नॉर्मली ओरिजिनल माना जाता है।
सेकंड इज ऑब्जेक्टिव सुटेबिलिटी। जो प्राइमरी डाटा होता है वो ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग होता है। फॉर एग्जांपल मेरा जो टारगेट है, सपोज मैंने कोई इन्वेस्टिगेशन करना है, तो मैंने अपने इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंगली जो डाटा गैदर किया, इट मीन्स वो जो डाटा है वो मेरे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर रहा है। तो इट मीन्स जो प्राइमरी डाटा है वो ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करेगा। लेकिन सपोज जो सेकेंडरी डाटा होता है वो जब किसी भी हम पब्लिश्ड या फिर अनपब्लिश्ड सोर्सेज के थ्रू डाटा गैदर करते हैं, देखते हैं, हो सकता है वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को सूट ना करे, हमें डाटा को कुछ ना कुछ चेंजेस करके यूज़ करना पड़े। तो ऐसे में जो सेकेंडरी डाटा होता है वो ऑब्जेक्ट्स के सूटेबल नहीं होता। थर्ड इज कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। जो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन है वो टोटली प्राइमरी डाटा में हाई होती है। फॉर एग्जांपल प्राइमरी डाटा में टाइम कंज्यूमिंग है, ये मोर टाइम लगता है। कॉस्ट इसमें ज़्यादा आती है क्योंकि अगर डाटा हर पर्सन से या जिस भी आइटम से डाटा गैदर करना है तो नेचुरली वहाँ पर कोई ना कोई कॉस्ट जो है वो इन्वॉल्व होगी। थर्ड, मोर एफर्ट्स आर यूज्ड। एफर्ट्स ज़्यादा लगते हैं, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इट मीन्स प्राइमरी डाटा में जो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन इन टर्म्स ऑफ टाइम, एफर्ट्स एंड कॉस्ट, ये तीनों जो हैं वो प्राइमरी डाटा में ज़्यादा होते हैं। तो ये 3 डिफरेंसेस थे प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा के बीच की, ओरिजिनलिटी, ऑब्जेक्टिव सुटेबिलिटी एंड थर्ड इज कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा। अब जो डाटा थे हमने अभी ऑलरेडी इसको डिस्कस किया कि डाटा आर ऑफ 2 टाइप्स, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। डाटा 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। तो हम जो फर्स्ट टॉपिक के अकॉर्डिंग हम ये करेंगे कि प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के वेरियस सोर्सेज कौन कौन से हैं, कौन से वेरियस मेथड्स हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, ये आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके 4 मेथड्स हैं कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा। यानी कि जब डाटा फर्स्ट टाइम गैदर किया जाता है तो फर्स्ट टाइम गैदर करने का क्या रूल है। सपोज मैं आपको कोई सर्वे देती हूँ कि आपको इस लॉकडाउन पीरियड में कुछ सर्वे करना है घर बैठे बैठे। अब सपोज लॉकडाउन है, अगर आप घर से बाहर नहीं निकल सकते तो आप सर्वे किस फॉर्म में करेंगे। नेचुरली आप फ़ोन कॉल्स करेंगे, मेल कर सकते हैं, आपके पास कुछ ही ऐसे ऑप्शंस बचेंगे क्योंकि आप डोर टू डोर विजिट करना सपोज आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में प्राइमरी डाटा कलेक्शन के सपोज लॉकडाउन नहीं होता तो आप डोर टू डोर भी विजिट कर सकते हैं, या फिर आप अपने फ्रेंड्स के थ्रू या किसी आसपास नेबर के थ्रू भी कुछ डाटा को गैदर कर सकते हैं। तो इसके नॉर्मली 4 मेथड्स हैं कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा के। नंबर 1 इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, indirect oral investigation, information from local sources or correspondents, and number 4th is information through questionnaire and schedules. Information through questionnaires and schedules के फिर से 2 पार्ट्स हैं, मेलिंग मेथड एंड न्यूमरेटर मेथड। आज की डेट में हम इसके स्टार्टिंग के 2 जो मेथड्स हैं वो करेंगे। नंबर 1 इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। फर्स्ट इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इसके नेम से कम थोड़ा सा क्लियर होता है कि जहाँ पर पर्सनली डायरेक्टली किसी पर्सन से इन्वेस्टिगेट किया जाता है, क्वेश्चनिंग की जाती है, इट मीन्स वो जो मेथड होता है उसको डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कॉल करते हैं। तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इट मीन्स इट इज़ द मेथड इन विच इन्वेस्टिगेटर पर्सनली कलेक्ट्स द डाटा फ्रॉम रिस्पोंडेंट्स। इन्वेस्टिगेटर का मतलब जो पर्सन इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसको इन्वेस्टिगेटर कॉल करते हैं। रिस्पोंडेंट्स का मतलब जो पर्सन उस इन्वेस्टिगेटर के क्वेश्चंस को रिस्पॉन्स करता है उसको हम रिस्पोंडेंट्स बोलते हैं। तो ये कौन सा मेथड है? ऐसा मेथड जिसमें इन्वेस्टिगेटर रिस्पोंडेंट से डायरेक्टली क्वेश्चंस आस्क करता है और रिस्पोंडेंट उसके क्वेश्चंस को रिप्लाई करता है। इट मीन्स ऐसा मेथड डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल हम कोई 2 पर्सन्स हैं, वो फेस टू फेस हैं, तो फेस टू फेस वो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से जो भी क्वेश्चनिंग कर रहा है इट मीन्स वो यहाँ पर डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड यूज़ कर रहा है। तो नॉर्मली ये मेथड कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जा सकता है? नंबर 1, जहाँ पे ओरिजिनल डाटा लेने की रिक्वायरमेंट है कि जहाँ पे हमें बिल्कुल एक्यूरेट डाटा चाहिए, ओरिजिनल डाटा चाहिए। नंबर 1 ये मेथड वहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। नंबर 2, जहाँ पर एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज नहीं होना चाहिए। सपोज एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़ा है, हम हर पर्सन से फेस टू फेस क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते,
तो ऐसे में ये मेथड वहाँ पर सुटेबल नहीं होगा। इट मीन्स एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर स्मॉल होना चाहिए। जहाँ पर इन्वेस्टिगेटर को रिस्पोंडेंट की लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, ये मेथड वहीं पर यूज़ होगा। सपोज एक पर्सन है, उसको इंग्लिश आती है, हिंदी नहीं आती, लेकिन रिस्पोंडेंट को हिंदी आती है, तो ऐसे में ये दो पर्सन्स के बीच कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ इसकी सुटेबिलिटी है कि ये मेथड कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इट्स मेरिट्स। इसके मेरिट्स क्या क्या होंगे? मेरिट्स का मतलब इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या होंगे, इसके एडवांटेजेस क्या होंगे। ये मेथड का मेजर एडवांटेज क्या है? नंबर 1 इज ओरिजिनल। इसमें हमेशा डाटा ओरिजिनल फॉर्म में रिसीव होता है कि जो क्वेश्चंस जैसे रिस्पोंडेंट से किए जाते हैं सेम उसी फॉर्म में उसे आंसर्स रिसीव होते हैं। नेक्स्ट इज एक्यूरेट। ये मेथड एक्यूरेट है, पूरी शुद्धता के साथ इसमें आंसर्स जो हैं वो मिलते होते हैं। तो इसके दो एडवांटेजेस थे, फर्स्ट इज ओरिजिनल एंड एक्यूरेट, थर्ड इज रिलायबल। ये मेथड के ऊपर इजीली विश्वास किया जा सकता है क्योंकि डाटा इसमें एक्यूरेट होते हैं। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है कि जिस भी टाइप की इन्फॉर्मेशन लेना चाहे रिस्पोंडेंट से, हर टाइप की इन्फॉर्मेशन इसमें ली जा सकती है। यूनिफॉर्मिटी मतलब डाटा एक जैसा अवेलेबल होगा। सपोज मैं फर्स्ट रिस्पोंडेंट से जो क्वेश्चंस आस्क कर रही हूँ, मैं नेक्स्ट रिस्पोंडेंट से भी सिमिलर फॉर्म में क्वेश्चंस को पूछ सकती हूँ। लास्ट इज इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मीन्स कि जहाँ पर चेंजेस करने पॉसिबल हैं। सपोज अगर इन्वेस्टिगेटर को कहीं पर भी लगता है कि उसके कुछ क्वेश्चनिंग में चेंज होना चाहिए, तो वो सेम टाइम पर अपने क्वेश्चंस में चेंज कर सकता है, अपने पूछने के मेथड में भी चेंज कर सकता है। तो ये कम्प्लीटली एक इलास्टिक मेथड है, ये फ्लेक्सिबल मेथड है। लेकिन इसकी इतनी सारी मेरिट्स, इतनी सारी एडवांटेजेस के बावजूद भी इसमें कुछ लिमिटेशंस या फिर डीमेरिट्स हैं। इसकी डीमेरिट्स क्या है? नंबर 1 इज़ नॉट फॉर वाइड एरियाज़। ये वाइड एरियाज़ यानी कि लार्ज एरियाज़ के लिए सुटेबल नहीं है, ये सिर्फ स्मॉल एरियाज़ तक ही सुटेबल रहता है। रीज़न, क्योंकि अगर हर पर्सन से इतने सारे क्वेश्चंस पूछने हैं तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, मोर एफर्ट्स लगते हैं, मोर कॉस्ट लगती है, तो ऐसे में सुटेबल नहीं रहता। पर्सनल बायस। पर्सनल बायस का मतलब क्या होता है कि इसमें कहीं ना कहीं पक्षपात होने के चांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिगेटर चाहे तो अपने अकॉर्डिंगली वो क्वेश्चंस को मोल्ड कर सकता है, या फिर वो कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्टॉर्ट करके लिख सकता है, तोड़ मरोड़ के उसके आंसर्स भी लिख सकता है। तो इट मीन्स इसमें यहाँ पे पर्सनल बायसनेस रहती है। थर्ड इज कॉस्टली एंड लिमिटेड कवरेज। ये अभी बताया क्योंकि इसमें कॉस्ट ज़्यादा लगती है। कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स, तीनों फॉर्म में इसमें कॉस्ट इसमें ज़्यादा होगी। प्लस इसकी जो कवरेज है वो लिमिटेड एरिया तक है, वाइड एरियाज तक इसकी कवरेज नहीं रहती। तो इसलिए कुछ एरियाज में ये जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड है वो सुटेबल नहीं रहता। सेकंड मेथड इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड क्या होता है? इट इज़ द मेथड in which investigator ask the questions from respondents known person and known persons are called witnesses। इस इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में नेम से क्लियर है, इसमें ओरल इन्वेस्टिगेशन होगा, यानी कि वो ओरली कुछ क्वेश्चंस आस्क करेगा, लेकिन डायरेक्टली रिस्पोंडेंट से ना पूछकर जो रिस्पोंडेंट के कोई नोन पर्सन होंगे उन नोन पर्सन्स के थ्रू क्वेश्चंस को पूछा जाता है। उन नोन पर्सन्स को विटनेसेस कॉल करते हैं। सपोज मैंने 11th के कॉमर्स स्टूडेंट के बारे में कुछ क्वेश्चंस को आस्क करना है, तो ऐसे में मैं 11th कॉमर्स स्टूडेंट डायरेक्टली उस स्टूडेंट से क्वेश्चंस ना पूछकर मैं अगर उसके किसी फ्रेंड के थ्रू उसके कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, इट मीन्स यहाँ पर मैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड यूज़ कर रही हूँ। तो ये मेथड नॉर्मली कैसे यूज़ किया कि डायरेक्टली रिस्पोंडेंट से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, रिस्पोंडेंट से ना पूछकर रिस्पोंडेंट का कोई भी ऐसा नोन पर्सन, चाहे वो उसका नेबर है, चाहे वो फ्रेंड है, या कोई भी ऐसा पर्सन जो उसका कलीग हो सकता है, उसका सुपीरियर, उसका सबॉर्डिनेट हो सकता है, उन पर्सन से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऐसे पर्सन्स को विटनेसेस कॉल करते हैं। तो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में इस वे में क्वेश्चंस को आस्क करते हैं। तो इसकी मेरिट्स क्या क्या होंगी? अब इसमें एक ध्यान देना है कि जो इसकी जो मेरिट्स हैं वो जो हमने अर्लियर ये जो मेथड किया, इसकी डी मेरिट्स जो हैं वो सेकंड मेथड की मेरिट्स बनेंगी। फॉर एग्जांपल अभी हमने कहा जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन था वो था नॉट फॉर वाइड एरियाज,
तो इसकी डीमेरिट जो है इस मेथड की मेरिट बन जाएगी कि ये वाइड एरियाज में इसको यूज़ किया जा सकता है, इसमें बायसनेस नहीं होती, ये लेस कॉस्टली होता है और ये लिमिटेड कवरेज नहीं करता। इट मीन्स ये इसकी जो कवरेज एरिया है वो वाइड होगा। सिमिलरली इसकी जो डीमेरिट्स हैं वो इसकी मेरिट्स के अपोजिट होंगी, क्योंकि इसमें ओरिजिनल डाटा नहीं होता, लेस एक्यूरेसी होगी, इन इलास्टिक है, यूनिफॉर्म डाटा कलेक्ट नहीं किया जाता, तो इसके कुछ ये डीमेरिट्स बन जाएंगे। तो इसकी मेरिट्स डीमेरिट्स हम एक बार डिटेल करते हैं। मेरिट्स आर, नंबर 1 इज वाइड कवरेज। ये अभी मैंने जैसे बताया कि इसका जो कवरेज एरिया होगा वो वाइड होगा। किस लिए? हम किसी भी नॉन पर्सन से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। लेस एक्सपेंसिव है, रिस्पोंडेंट के पास डायरेक्टली जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्सपर्ट ओपिनियन रिसीव हो जाता है। एक्सपर्ट ओपिनियन किस फॉर्म में? जब हम विटनेस से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं उसका ओपिनियन भी उस पर्सन के बारे में हमें रिसीव हो सकता है, इन्वेस्टिगेटर को रिसीव हो सकता है। फ्री फ्रॉम बायस। बायस मीन्स अभी बताया मैंने पक्षपात, ये बायसनेस नहीं होती कि इन्वेस्टिगेटर को जैसे आंसर्स विटनेसेस बता रहा है वो सिमिलरली उसी फॉर्म में उन आंसर्स को अपने सर्वे में राइट करता है। सिंपल मेथड है, किसी टेक्निक की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन इसकी कुछ डीमेरिट्स भी हैं, इट मीन्स इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। नंबर 1 इज लेस एक्यूरेट। लेस एक्यूरेट का मतलब सपोज अगर विटनेस ने सही इंफॉर्मेशन नहीं दी तो इट मीन्स जो डाटा गैदर किया है वो सारा रॉन्ग हो जाएगा। बायसनेस रहेगी। बायसनेस किस फॉर्म में रहेगी कि अगर इन्वेस्टिगेटर चाहता है तो कई बार ये इसके अंदर वो आंसर्स को डिस्टॉर्ट करके इसमें भी लिखने के चांसेस रहते हैं, तो यहाँ पर भी बायसनेस, दोनों मेथड्स में बायसनेस रहेगी। थर्ड इज डाउटफुल कंक्लूजन्स। कई बार जो कंक्लूजन्स होते हैं, जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो डाउटफुल होते हैं, वो रिलायबल नहीं होते। किस फॉर्म में? सपोज मैंने एक सिंगल पर्सन के बारे में 2 या 3 पर्सन से के थ्रू इंफॉर्मेशन गैदर की। मिस्टर ए है, सपोज मिस्टर ए के बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है तो मैं मिस्टर ए से डायरेक्टली ना पूछकर उसके फ्रेंड से मैंने इन्फॉर्मेशन रिसीव की। उसके फ्रेंड सपोज बी, सी एंड डी है, तो बी ने सपोज मिस्टर ए के बारे में कुछ और कहा, सी ने कुछ और कहा, डी ने कुछ और कहा, तो इट मीन्स जो कंक्लूजन्स ड्रॉ होंगे वो सारे रॉन्ग हो सकते हैं। तो ये इसकी मेजर डीमेरिट है कि कई बार इसमें जो कंक्लूजन्स ड्रॉ किए जाते हैं वो रॉन्ग होने के चांसेस होते हैं। तो 2 मेथड्स हमने किया, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। Today's last topic is difference between direct personal investigation and indirect oral investigation. Number 1, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद रिस्पोंडेंट्स। जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद रिस्पोंडेंट्स हैं वो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में एस्टेब्लिश होता है, तो मैंने यहाँ पे येस राइट किया है। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश नहीं होता, तो मैंने यहाँ पर नो राइट किया है। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन का मतलब जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है ये स्मॉल एरिया तक सुटेबल है और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन लार्ज एरिया के लिए सुटेबल है। लैंग्वेज की नॉलेज, जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है इसमें इन्वेस्टिगेटर को रिस्पोंडेंट की लोकल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड मेथड में नॉट रिक्वायर्ड, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो पर्सन वो विटनेस यूज़ कर रहा है हो सकता है वो अपने अकॉर्डिंगली विटनेसेस को यूज़ कर सकता है। लास्ट इज कॉस्ट। जो फर्स्ट मेथड था डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इसमें कॉस्ट हाई रहेगी और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में कॉस्ट जो है वो कम रहेगी। कॉस्ट मैंने पहले भी बताया, कॉस्ट सिर्फ मनी फॉर्म में ही नहीं है, इसमें टाइम, एफर्ट्स एंड मनी तीनों फॉर्म में हम इसको लेके कॉस्ट कंसिडर करें कि मोर टाइम कंज्यूमिंग होता है फर्स्ट मेथड, मोर एफर्ट्स यूज होते हैं एंड मोर कॉस्ट होती है। सेकंड मेथड में तीनों चीज़ें कंपैरेटिवली कम यूज होती हैं। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे and wait for my next lecture. Till then, keep sharing and keep watching my YouTube channel. Okay, bye bye.